हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चों, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। वो इसलिए क्योंकि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की रिजॉल्विंग पावर यानी कि सेपरेट आउट करने की किसी भी मिक्सचर में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन हो पाता है केवल चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का। कोई भी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, इसमें सेपरेशन होता क्यों है? इसमें सेपरेशन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स पे चार्जेस का डिफरेंस होता है, चार्ज की डेंसिटी का भी डिफरेंस होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का सॉल्यूट्स पे उसमें भी डिफरेंस होता है। तो मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि चार्ज के बेसिस पे जो डिफ्रेंसिएशन होता है, मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं, उसकी वजह से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होता है। तो ऐसी कौन सी बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें चार्ज का डिफरेंस होता है? तो वो हैं हमारे प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक से। पेप्टाइड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट आउट कर सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के जो चेन है उनको भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, और अदर कोई अगर बायोमोलिक्यूल चार्ज मॉलिक्यूल है तो उसको भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस क्रोमेटोग्राफी में भी सभी क्रोमेटोग्राफीज की तरह एक स्टेशनरी सॉलिड फेज होता है। तो यहाँ पे स्टेशनरी सॉलिड फेज क्या होता है? एक इनसोल्यूबल मैट्रिक्स होती है, और उस मैट्रिक्स से एनायंस या कैटायंस यानी कि चार्ज्ड आयंस जो होते हैं वो कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं, और इस सिस्टम को हम कहते हैं आयन एक्सचेंजर। यहाँ पे क्या होता है, एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि सॉल्यूट आयंस जो कि अपोजिट चार्ज के होते हैं वो मोबाइल फेज में रहते हैं, और मोबाइल फेज में ही रह के वो अटैच हो जाते हैं आयन एक्सचेंजर्स से। और क्यों अटैच होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से ये अटैच होते हैं। तो देखिए, आयन एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। आयन एक्सचेंजर्स में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इनसोल्यूबल मैट्रिक्स, और दूसरे होते हैं केमिकली बॉन्डेड चार्ज ग्रुप्स, यानी कि वो चार्ज ग्रुप्स जो कि मैट्रिक्स से बाउंड हैं। क्यों बाउंड हैं? कोई केमिकल बॉन्ड उनके बीच में बन रहा है, और ये मैट्रिक्स की सरफेस से उस बॉन्ड की वजह से बाउंड हो जाते हैं। तो देखिए, कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, और एनायंस का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ये हम सब ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो आयन एक्सचेंजर को जो क्लासिफाई किया जाता है वो दो तरीके से। एक होता है एनायोनिक एक्सचेंजर, और दूसरा होता है कैटायोनिक एक्सचेंजर या कैटायन एक्सचेंजर। तो कैटायन एक्सचेंजर क्या होता है? कैटायन एक्सचेंजर को हम एसिडिक आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं, और इसका यूज़ होता है कैटायंस के सेपरेशन में। मतलब वो ये उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि अगर हम पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को या पॉजिटिवली चार्ज जो सॉल्यूट्स हैं उनको अगर हमें सेपरेट आउट करना है किसी मिक्सचर में, तो हम वहाँ पे कैटायन एक्सचेंजर का यूज़ करेंगे। दूसरे होते हैं एनायोनिक एक्सचेंजर्स या एनायन एक्सचेंजर। तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे हमें नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करना होता है किसी मिक्सचर में से, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एनायन एक्सचेंजर्स। इनको बेसिक आयन एक्सचेंजर भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सचेंजर्स का क्लासिफिकेशन एक तरीके से और होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजर और वीक एक्सचेंजर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो आयोनाइजिंग स्ट्रेंथ होती है फंक्शनल ग्रुप में जो आयोनाइजिंग स्ट्रेंथ होती है एक्सचेंजर्स के, उनके बेसिस पे होता है। तो देखिए, यहाँ पे ये दिखाया गया है, एक आयन एक्सचेंजर दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इमोबिलाइज्ड कैटायंस हैं जो कि सरफेस पे हैं। इमोबिलाइज्ड मतलब ये सारे जो आयंस हैं ये इस पे जो हैं चिपके हुए हैं। ये क्या है? ये एक एनायोनिक एक्सचेंजर है। तो देखिए, इसी आयन एक्सचेंजर को जब हम पास से देखते हैं यानी जूम करके देखते हैं तो ये फिगर हमें मिलती है। तो इसमें क्या होता है? देखिए, कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें क्या है कि दो तरीके के आयंस होते हैं। पहले आयंस क्या होते हैं? फिक्स्ड आयंस, और दूसरे होते हैं रिप्लेसेबल आयंस या काउंटर आयंस। यहाँ पे
एक कॉलम मैट्रिक्स है और उससे दो तरीके के आयंस अटैच्ड हैं। तो पहला आयन जो है वो है फिक्स्ड आयंस, यानी कि क्या है, वो स्ट्रांगली बाउंडेड है। तो ये किस बॉन्ड से बाउंडेड है, ये है कोवेलेंटली बॉन्ड से, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है या कोवेलेंट बॉन्ड से ये बाइंडेड है कॉलम मैट्रिक्स से। दूसरा क्या है, दूसरा है रिप्लेसेबल या काउंटर आयंस। काउंटर आयंस किस बॉन्ड से बाउंड है, ये है आयोनिक बॉन्ड से बाउंडेड है। देखिए ये रिप्लेसेबल आयन है, तो रिप्लेसेबल आयन का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ इस क्रोमेटोग्राफी में हो रहा है जिससे कि ये आयंस जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं। तो क्या होता है, इस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल ये है कि जैसे मान लीजिए ये एनायन एक्सचेंजर है, तो एनायन एक्सचेंजर का मतलब ये है कि ये निगेटिव आयंस को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये आयंस यानी कि काउंटर आयंस जो हैं, तो क्या होगा कि सल्यूट जो होगा, सल्यूट में अगर कोई निगेटिवली चार्ज आयंस है तो ये आयन एक्सचेंज हो जाएंगे और हमारा सल्यूट का जो आयन है वो यहाँ आके फिक्स्ड आयन से बॉन्ड बना लेगा। तो इसीलिए इस क्रोमेटोग्राफी का नाम होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। मतलब कि रिप्लेसेबल या काउंटर आयंस के जो आयंस हैं वही सेम चार्ज के आयंस आके एक्सचेंज हो जाएंगे और वो बाउंड कर जाएंगे मैट्रिक्स पे, यानी कि फिक्स्ड आयंस पे बाउंड कर जाएंगे। इसीलिए इस क्रोमेटोग्राफी को हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। मतलब सेम चार्ज का आयन एक्सचेंज हो रहा है, यही इस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है। आयन एक्सचेंजर की नेमिंग जो होती है वो काउंटर आयंस के बेसिस पे ही होती है। मतलब जहाँ पे नेगेटिव आयन यानी कि एनायंस का एक्सचेंज हो रहा है या एनायन जो है काउंटर आयंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वो एनायोनिक एक्सचेंजर है जैसा कि इस फिगर में बताया गया है। और जहाँ पे पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस जो हैं वो काउंटर आयंस की तरह वर्क कर रहे हैं और पॉजिटिव आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो उस तरीके के एक्सचेंजर को हम कैटायोनिक एक्सचेंजर कहेंगे। तो देखिए आयोनिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है आयन एक्सचेंजर का, वो हो सकते हैं वीकली बेसिक हो सकते हैं आयन एक्सचेंजर, या स्ट्रांगली बेसिक हो सकते हैं, या तो वीकली एसिडिक हो सकते हैं या स्ट्रांगली एसिडिक हो सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक और स्ट्रांगली एसिडिक एनायन एक्सचेंजर्स के या कैटायन एक्सचेंजर्स के। अब देखिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस समझते हैं। तो ये जो आयन एक्सचेंजर है ये एक एनायोनिक एक्सचेंजर है, यहाँ पे जो दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाउंड हैं, यानी कि जो फिक्स्ड आयंस हैं वो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होंगे। दूसरी चीज़ क्या होगा कि जो काउंटर आयन इससे बाउंड होंगे वो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज होंगे, क्योंकि हमें क्या सेपरेट करना है, हमें एनायंस का सेपरेट करना है। तो ये एनायोनिक एक्सचेंजर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट को अप्लाई किया गया। जब मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट को अप्लाई किया गया तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस भी होंगे और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस भी होंगे। यहाँ पे क्या है कि ये एक एनायोनिक एक्सचेंजर है, मतलब कि हमें निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है। तो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे बाउंड होना होगा। तो यहाँ पे निगेटिव आयन ही रिप्लेसेबल आयन है या काउंटर आयन है। तो क्या होगा कि जो सल्यूट में जो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो इस निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके पॉजिटिवली चार्ज जो फिक्स्ड आयंस हैं उनमें जाके अटैच हो जाएगा। इसलिए अटैच हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स के वो अपोजिट है, और ये इस तरीके से काउंटर आयंस को रिप्लेस कर देगा। तो अब क्या होगा, जहाँ पे काउंटर आयंस जुड़े हुए थे इस मैट्रिक्स में, वहाँ पर सॉल्यूट में जो नेगेटिव आयंस होंगे यानी कि निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। जब ऐसा होगा तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो तो सीधे सीधे सबसे पहले सेपरेट हो जाएंगे। तो अगर जो सेपरेशन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस या न्यूट्रल आयंस सबसे पहले निकलेंगे यहाँ पे बाहर,
और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो निकलेंगे सबसे लास्ट में वो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जो कि निगेटिवली चार्ज्ड हैं। निगेटिवली चार्ज्ड में भी सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, जिनमें कम चार्ज है वो सबसे पहले निकलेंगे, यानी कि जिनमें कम चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज मैट्रिक्स से उनकी बाउंडिंग जो होगी वो लूज़ होगी, और जिनमें ज़्यादा निगेटिव चार्ज है उनकी बाइंडिंग क्या होगी, वो टाइटली बाइंड होंगे, तो वो बाद में सेपरेट आउट होंगे। अब देखिए इस फिगर में यही दिखाया जा रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि बाइंडिंग हो गई इस पॉजिटिवली चार्ज मैट्रिक्स वाले फिक्स्ड आयंस से। सबसे पहले निगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो कि सल्यूट के हैं वो बाउंड हो गए, और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस सबसे पहले बाहर हो गए। उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस यानी कि हमारे मॉलिक्यूल्स के जो आयंस हैं वो जो बाउंड हो गए हैं उनको हमें एल्यूट आउट करना होगा। एल्यूट आउट करने का मतलब उन्हें भी अब हमें मैट्रिक्स से अलग करना होगा, तभी तो वो बाहर आएंगे और वो सेपरेट होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पीएच के ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं, यानी कि हम पीएच को घटाते या बढ़ाते हैं। पीएच को घटाने या बढ़ाने से क्या होगा कि चार्ज घटेगा या बढ़ेगा। तो जब हम पीएच का अल्ट्रेशन करेंगे या पीएच को आगे पीछे करेंगे तो इससे क्या होगा कि चार्ज इस पे घटेगा या बढ़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जब न्यूट्रलाइज होंगे तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होगा, मैट्रिक्स को छोड़ देंगे, यानी कि इनकी जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग लूज़ हो जाएगी, और एंड में ये एल्यूट आउट हो जाएंगे या ये कॉलम से बाहर आ जाएंगे। देखिए जहाँ पे ये प्रोसेस ऑटोमेटेड फॉर्म में होता है वहाँ पे हमें ग्राफ दिखता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल बाहर आता है तो वहाँ पे हमें ग्राफ दिखता है। तो एब्जॉर्प्शन होता है, ग्राफ हमें कैसे दिखता है कि एब्जॉर्प्शन होता है और ग्राफ बनता जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जो पीक आएगी वो यहाँ पे देखिए किसकी आनी चाहिए, सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलेगा। तो सबसे पहली पीक जो आएगी वो पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल की आएगी। दूसरी किसकी आएगी, बाद में हम पीएच को चेंज करेंगे तो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स भी बाहर होने लग जाएंगे एनायोनिक एक्सचेंजर में। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वो जिनका इंटरेक्शन कम था या जो लूजली बाउंड थे वो वाले निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे, और बाद में जो टाइटली बाउंड निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आएंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स निगेटिवली चार्ज्ड भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं, और किसी भी एक गिवन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है और निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में ये डिसाइड करना कि कौन सा आयन एक्सचेंजर हम यूज़ करें आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी में, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम तब डिसाइड कर सकते हैं जब हमें किसी प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता हो। तो प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होने से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे हमें एनायन एक्सचेंजर यूज़ करना है या कैटायन एक्सचेंजर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बायोकेमिस्ट्री में कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसी प्रोटीन का क्या होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है किसी प्रोटीन का जहाँ पे उस प्रोटीन का जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, यानी कि वो पीएच जिस पे कि प्रोटीन का नेट चार्ज ज़ीरो होता है उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पीएच वैल्यू जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा होगी, एक कंडीशन ये होती है कि जब पीएच वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा होगी प्रोटीन की, तब क्या होगा, जब पीएच ज़्यादा होगा न्यूट्रल से तब क्या होगा, वहाँ पे OH माइनस आयंस जैसा कि हम लोग जानते हैं वो ज़्यादा होंगे, यानी कि निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। जब निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना है, यानी कि निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, तब हम एनायन एक्सचेंजर का यूज़ करेंगे। जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कम होता है, तो कम होता है जब पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो क्या होगा, H प्लस आयंस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। जब H प्लस आयंस ज़्यादा होंगे मतलब पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं, तो ऐसे में हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसे में हम कैटायन एक्सचेंजर को यूज़ करेंगे।
तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे बताई गई है कि जब pH की वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज होगा मॉलिक्यूल पे, और वो किससे बाइंड करेगा, वो एनायन एक्सचेंजर से बाइंड करेगा। जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH के बराबर होगा तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि नो बाइंडिंग टू द आयन एक्सचेंजर, मतलब ऐसे केस में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयन एक्सचेंजर से बाइंड नहीं करता। तो इसीलिए हमें pH की वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से या तो ज़्यादा रखनी होगी या तो कम रखनी होगी। जब pH की वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी न्यूट्रल से कम होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और वो कैटायन एक्सचेंजर से बाउंड होगा। देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में यही दिखाया जा रहा है, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, यानी कि ये एक न्यूट्रल एक वैल्यू है, यानी कि इस वैल्यू पे कोई भी चार्ज प्रोटीन पे नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन न्यूट्रल होगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखिए दिखाया गया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है। तो अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम वैल्यू की ओर जाते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल के, तो वो किससे बाइंड होगा, एनायन एक्सचेंज, तो वो यहाँ पे देखिए, तो वो किससे बाइंड होगा, तो वो कैटायन एक्सचेंजर से बाइंड होगा। और इसी तरीके से जब ये वैल्यू बढ़ेगी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तब ये बाइंड होगा एनायन एक्सचेंजर से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।